नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच कुछ खास राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे चर्चा करने के लिए। और आज बात युद्ध की विभीषिका की। दुनिया एक बार फिर से तीसरे युद्ध के मुहाने पर खड़ा है और कभी भी एक चिंगारी पूरी दुनिया को राख में तब्दील कर सकती है, क्योंकि अब लड़ाई एटमी हथियार को लेकर है। जो लड़ाई पिछले 12 दिनों से इजराइल और ईरान के बीच हो रही थी, उसमें ताजा आग तब भड़की जब रविवार को अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ। और अमेरिका ने रविवार की सुबह तड़के जब ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला बोलकर नष्ट किया, तो उसके बाद जवाब में सोमवार की शाम में ईरान ने भी कतर और सीरिया के जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं उस पर हमला बोलकर जवाब दे दिया है। इसके बाद माहौल और ज्यादा भड़क गया। तब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद सामने आकर एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी है और अब कहा है कि सुबह के बाद अब कोई इसमें आगे की लड़ाई नहीं लड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह सीज फायर को कोई स्वीकार करेगा तभी तो बात बनेगी। अब सब कुछ ईरान पर निर्भर करता है। अभी ईरान के सबसे बड़े नेता आयतुल्ला जो खुमैनी है, आयतुल्ला अली खुमैनी वहां के सबसे सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं और खमेनी के ऊपर यह सब कुछ निर्भर इसलिए करता है क्योंकि उन्होंने ही साफ तौर पर अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया। जबकि अमेरिका इस वक्त में ईरान में तख्ता पलट करना चाहता है। वहां के जो शासन में जो बड़े नेता हैं उनको वो हटाना चाहता है, समाप्त करना चाहता है और एक तरह से कहिए कि वो अपने हिसाब से वहां सरकार बनाना चाहता है। इसलिए तो सब कुछ हो रहा है। इजराइल का फिलिस्तीन से जो युद्ध है वो कोई नया नहीं है। पिछले 100 साल से ये युद्ध चल रहा है, जिसे क्रूसेड के नाम से जानते हैं, धर्म युद्ध के नाम से जाना जा रहा है। और ये बीच बीच में लगातार ये युद्ध और ज्यादा भड़क जाती है और इसकी स्थितियां विस्फोटक हो जा रही। ये दोनों अपने अपने जमीनों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे बुरा हाल जो है इस वक्त में यूएनओ का हो गया है, जो चाहकर भी युद्ध रोकने में विफल हो रहा है। अब जरा सा स्थिति देख लीजिए, पूरी दुनिया का हाल क्या है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के समय भी इसी तरह से दुनिया 2 गुटों में बटी हुई थी। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी दुनिया 2 गुटों में बटी हुई थी। और आज जब 2025 में दुनिया 2 गुटों में बटी हुई है, जिसमें एक का नेतृत्व खुद अमेरिका कर रहा है, यूएसए कर रहा है, और दूसरे गुट का नेतृत्व रूस कर रहा है। जो रूस कभी यूएसएसआर होता था वो तो टूटकर बिखर चुका है, लेकिन रूस आज भी शक्तिशाली है, तो दूसरे गुट का नेतृत्व में उसकी भागीदारी है। लेकिन इस लड़ाई को अगर देखें तो यहां पे ईरान का समर्थन रूस तो कर रहा है, चीन कर रहा है, लेकिन सीधे तौर पर युद्ध में शामिल नहीं है। अगर युद्ध में शामिल हो जाता है तो ये फिर एटॉमिक हथियार बहुत ही जनसंहार वाले युद्ध में तब्दील हो जाएंगे और फिर मानव सभ्यता को नष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की एक घंटी बजा रही है। हालांकि यह सीज फायर की घोषणा हुई है, लेकिन यह सीज फायर रहेगा कि नहीं इस पर कहना मुश्किल है। सबसे ज्यादा चिंता जो है वो भारत के लिए बढ़ी है, क्योंकि भारत का दोस्ती इस वक्त में इजराइल से भी है और हमारी मित्रता ईरान से भी है। हमें दोनों की जरूरत है। अब आइए आप मित्रता की बात, तो इजराइल ने कई मौके पर भारत का साथ दिया है, खासतौर पे जब कश्मीर के इशू पर और पिछले दिनों पहलगाम की घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था पाकिस्तान के विरुद्ध, जब युद्ध की स्थिति आई थी, जब हम माकूल जवाब दे रहे थे, तब भी इजराइल भारत के पक्ष में खड़ा था। उसी तरह से ईरान की बात आएगी तो ईरान भी कश्मीर के इशू पर हमेशा भारत का साथ दिया है। और यही नहीं, पूर्वी क्षेत्रों में अगर बात करें तो मध्य एशिया के क्षेत्रों में या व्यापारिक जरूरतों को पूरा करने में भी उसकी जो पोर्ट है हमें हमेशा मदद करते हैं, चाहे वो चाबहार का पोर्ट हो या होर्मुज जो जल डमरू मध्य है, इन दोनों का। क्योंकि भारत का करीब
40 से 50% पेट्रोलियम पदार्थों की जो आने जाने की सप्लाई लाइन है वो यहीं से होती है। इसका मतलब है कि भारत के लिए भी व्यापारिक जरूरतों में ईरान हमेशा से एक सहयोगी रहा है और हमेशा एक मददगार के साथ कभी भारत का विरोध नहीं किया है, जबकि पाकिस्तान से उसकी अच्छी मित्रता रही। अब सवाल है कि ऐसी स्थिति में हम खुलकर क्या कर सकते हैं। तो आपको याद होगा कि भारत ने आजादी के बाद 1947 में आजादी मिलने के साथ ही प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्ष नीति नॉन एलाइज मूवमेंट ही अपनाया था। तब हमने किसी भी गुट में शामिल नहीं होने की घोषणा की थी। उसका कारण यही था कि हम गुटबाजी से दूर रहकर भारत की प्रगति चाहते थे। और आज भी भारत के लिए ये एक सामान्य स्थिति के तौर पर कह सकते हैं कि हमें न्यूट्रल रहने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि अगर हम किसी भी गुट के साथ जाते हैं तो दूसरा नाराज होगा और ऐसी स्थिति में हमें न्याय के पक्ष में खड़ा होना होगा। क्योंकि जब इजराइल ने ईरान पर हमला बोला है तो यह भी अच्छी स्थिति नहीं है। और यदि दूसरी ओर यदि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध लंबा खिंचता है तो भारत का आर्थिक दृष्टिकोण से भी काफी ज्यादा नुकसान होगा। फिलहाल भारत के जो लोग ईरान में फंसे हुए हैं या इजराइल में फंसे हुए हैं उन सबको भारत की सरकार वापस बुला रही है और हम सभी लोगों को सुरक्षित जगह से वापस लौटा भी रहे हैं। लेकिन सवाल यहीं पे है कि पूरी दुनिया को लड़ा कौन रहा है। तो इस वक्त पूरी दुनिया को लड़ाने का जो मुख्य भूमिका निभा रहा है वो अमेरिका ही है, क्योंकि वो अपने हथियार बेचने के लिए अपने लाभ के लिए वो पूरी दुनिया में किसी न किसी तरह से लड़ाई लगवा चुका है। क्योंकि ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं, हाल ही में बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ था और यूनिस की सरकार आई थी और शेख हसीना की सरकार अपदस्थ हुआ था, उनको भागने पर मजबूर होना पड़ा था, देश छोड़कर भागकर भारत में शरण लेना पड़ा था। इसके पीछे में भी अमेरिका का हाथ रहा है। और ताजा स्थिति जो ईरान में हो रही है और ईरान में अयातुल्ला को जो चुनौती मिल रही है उसके पीछे अमेरिका का ही हाथ है। और फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के अलावा जो अन्य मुस्लिम देश हैं जो इसमें किसी न किसी के साथ में वो खड़े हैं, उन सब की भागीदारी भी कहीं ना कहीं अमेरिका ही है। क्योंकि अमेरिका कतर को भी हथियार बेच रहा है, अमेरिका इजराइल को भी हथियार बेच रहा है, अमेरिका तमाम जो देश हैं उन सभी को हथियार बेच रहा है और इस वक्त में वो भारत को भी हथियार बेचना चाहता है। यह अलग बात है कि हम आज भी अमेरिका से ज्यादा भरोसा रसिया पर करते हैं और रसिया हमें हमेशा से एक सच्चा दोस्त की भूमिका भी निभाता रहा है। भारत के साथ हमेशा वो खड़ा रहा है। इसलिए अमेरिका किसी का सगा नहीं। कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। अब पाकिस्तान की स्थिति सबसे ज्यादा खराब हो गई है। एक तरफ वो ईरान का साथ भी देना चाहता है और दूसरी ओर वो सुरक्षित अपने ठिकाने जो है वो अमेरिकी बेस उपलब्ध करा रहा, अमेरिका के जो सैनिकों को जो ठिकाने हैं वो उपलब्ध करा रहा है। तो उसकी स्थिति बड़ी विकट हो गई है। जबकि भारत इस मामले में बिल्कुल निष्पक्ष तरीका अपना रहा है और उसकी भूमिका यहां पे अभी किसी के साथ शामिल नहीं होने की है। यानी गलत को गलत और सही को सही कहने का ही अगर हम कहें तो भारत के दृष्टिकोण से उचित प्रतीत हो रहा है। फिलहाल भारत की विदेश नीति की जो गुणगान है पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा सावधानी हमें इस वक्त में अमेरिका से रखनी पड़ेगी क्योंकि वो किसी का सगा नहीं है। आज के लिए इतना ही।